हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, बहुत सारी बातें मेरे को आपको आपके साथ करनी है आज रिलेटिंग टू 1.5 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर कमिंग पेपर दैट इज इकोनॉमिक लॉ। और इस बार सर अपने को इकोनॉमिक लॉ में बेयर मिनिमम जो है एग्जेम्पशन लाना है। मेरे को बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है जो मैं आपसे एक एक करके शेयर करूंगा। यूजुअली मेरे वीडियोस बहुत छोटे होते हैं, पर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि मैं आपको सारी बातें एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप आराम आराम से सारी चीज सुनिए। सबसे पहले सर आपको मैं एक 1.5 डे प्लानर देना चाहता हूं जिससे आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। दो तरह के स्टूडेंट है, एक जो कॉस्टिंग का पेपर दे करके आए हैं और वो फिर इकोनॉमिक लॉ का पेपर देने वाले हैं, या फिर वो लोग जो पेपर वन पेपर फोर अपना फर्स्ट ग्रुप के बाद सिर्फ इकोनॉमिक लॉ में एग्जामेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो लोग 1.5 डे जिनके पास है, उन लोगों के लिए ये प्लानर है। जिन्होंने 4 दिन से पढ़ाई करनी है, वो लोग इस प्लानर को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज शाम को जो है आपको इकोनॉमिक लॉ नहीं पढ़ना है। मैंने क्या कहा, सॉरी, आज शाम को आपको इकोनॉमिक लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आज शाम को आपको डायरेक्ट टैक्स का कुछ पोर्शन पढ़ना है सर, बिकॉज इकोनॉमिक लॉ भले ही ओपन बुक एग्जाम है, पर आपका डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है वो 1.5 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छा सिलेबस आज शाम को कवर कर लेना है जिससे आपको उस दिन थोड़ा सा एडवांटेज मिले। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, या तो आप कोई बड़ा चैप्टर उठा लो, दो बड़े चैप्टर उठा लो, या फिर आप कोई ऐसा भी छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर उठा सकते हो। तो मैंने प्रपोज यहाँ पे किया है कि पीजीपीपी कर लो। पीजीपीपी करने के बाद या तो कैपिटल गेन कर लो या फिर बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो। और कैपिटल गेन कर लो या फिर छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है। मतलब बेसिकली जो भी आपके फैकल्टी है डीटी का, वो आपको बता देंगे आज शाम को आपके लिए क्या पढ़ना बेस्ट है। अब वो पढ़ लेने के बाद आज शाम को कम से कम 5 से 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपको निकालनी होगी। और ऐसा नहीं कि शाम को टाइम पास करते करते आप रात को 2 बजे सो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको शाम को 12 बजे के पहले पहले 4-5 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। मतलब आप 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओगे और डीटी को उतना ही सीरियसली पढ़ोगे जितना आपका परसों एग्जाम होता था पढ़ते। अगर आप उतना सीरियसली नहीं लोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पता चला इको लॉ भी नहीं हुआ और आपने डीटी की भी पढ़ाई नहीं की। उसके बाद सर आपको क्या करना है, आप जो हो कल रिवीजन शुरू करोगे सुबह सुबह उठ करके सारे चैप्टर्स का। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा इसमें। आप शुरू में वो 4 चैप्टर करोगे जो पेपर 4 और 6 में कॉमन नहीं है। कौन से, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूं आपने पेपर 4 किया है कि नहीं किया है, पर मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले उठ करके सबसे बड़ा एक्ट जो कंपटीशन एक्ट है उसको खत्म करो। रिवीजन वीडियो है उसके साथ देख देख के पढ़ो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद सर सरफेसी एक्ट है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। बस मेरी बात एक एक करके सुनते जाओ। सरफेसी एक्ट है सर, सरफेसी एक्ट 2.5 घंटे का है। वो सरफेसी एक्ट भी आपको 2 घंटे लगेंगे उसको पूरा रिवीजन करना है। उसके बाद बेनामी एक्ट में आपको 1 घंटा लगेगा, वो रिवीजन करना है। फिर रेरा एक्ट लगेगा 1 घंटा। चारों में से 3 का रिवीजन वीडियो आ जाएगा, सरफेसी का अभी नहीं आया है, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। और बेनामी जो है वो नहीं है, पर कॉम्पिटिशन एक्ट और रेरा का आपके पास रिवीजन वीडियो है, उससे आप कर सकते हैं। और सेल्फ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सर बात करते हैं पेपर 4 के चैप्टर्स के। जो आपका आईबीसी, फेमा और पीएमएलए है, उसमें अगर आपने पेपर 4 हाल फिलहाल में पढ़ा है तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो आपको करने होंगे और बस पेज पलटाने होंगे, क्योंकि याद तो कुछ करना नहीं है। और जो रही बात, अगर आपका पेपर 4 नहीं था, अगर आप पहली बार पेपर 4 करने वाले हैं, मतलब ये पेपर 4 के 3 कॉमन टॉपिक्स करने वाले हैं, तो आपको 5 से 5.5 घंटे लगने चाहिए बस। आईबीसी, फेमा और पीएमएलए मिला करके आप उड़ा उड़ा करके फटाफट पलटा पलटा करके आप सारी चीजें कर सकते हो। एक चीज याद रखो, ये जैसे ही आपने इतना कुछ कर लिया, इसके पहले आप केस स्टडीज नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि केस स्टडी में यूजुअली बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्स एंड मर्ज होकर के क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपका कवरेज करना पड़ेगा कंटेंट का। पर आप ये भी कर सकते हो कि ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप बस एक फेमा कर लेना। फेमा क्योंकि बहुत सारी जगह आता है और फेमा में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पेपर 4 में नहीं है पर पेपर 6 में है, तो वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब सर सुनो, फेमा में आपने जब ये 5 चैप्टर कर लिया, आईबीसी और पीएमएलए बचाए, उसके पहले भी आप काफी सारे केस स्टडीज कर सकते हो। पर अगर आप सातों चैप्टर कर लो उसके बाद केस स्टडी करो तो अच्छा रहेगा। बट मेरे को लगता है प्रैक्टिकली ह्यूमनली क्या पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में केस स्टडी करते जाओ तो आपका समय भी आगे बढ़ता जाएगा और आपका सिलेबस भी खत्म होता जाएगा। एक बार आपने 7 चैप्टर कर लिए पूरे, तो इस दिन का टारगेट है, मतलब कल का टारगेट आपका ये होना चाहिए, करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने केस स्टडीज के। सर अगर 12-15 भी करोगे तो चल जाएगा, पर एक अच्छा रीजनेबल एस्टिमेट लेना,
क्योंकि जितना ज्यादा केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा। तो जितने भी बड़े बड़े केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी मेहनत आज शाम को या कल शाम को करोगे उतना आसान आपको पेपर में लगेगा। तो इसीलिए केस स्टडी सॉल्व करना। केस स्टडी कैसे सॉल्व करने से, पूरा क्वेश्चन पढ़े, जी हाँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पढ़ो। पर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं पहले क्या करना चाहता हूं, मैं पहले एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहता हूं, फिर अगर लगेगा तो केस स्टडी सॉल्व करूंगा, वो अप्रोच भी चलता है। और वो अप्रोच आप एग्जाम में भी ट्राई कर सकते हो। पहले एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, फिर समझ आ गया कहां कहां पे मेरे को पैसेज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सर एक बात सुनो, अब हो गया कल का दिन खत्म, फिर आप आ गए एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन आपके पास तीन काम है, एक तो एमटीपी देखना, दूसरा आपके आईसीआई के जर्नल को देखना और केस लॉस देखना। सबसे पहले प्रायोरिटाइज आप करोगे एक्चुअली केस लॉस करना। तो केस लॉस के लिए ना आप लोग अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आपको केस लॉ की समरी मिली होगी, वो पेज है, बस इसे पलटा लेना, बस ऊपर ऊपर से देख लेना क्या लिखा है। कम समझ आएगा तो भी चलता है दोस्त, अपने को पीएचडी नहीं करनी है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस इन द सेंस, वैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है, पर अगर आप देखोगे ना तो केस लॉस की वजह से या इन डेप्थ घुसने की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ऊपर ऊपर से भी एक बार समझ करके ले लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो केस लॉस ऊपर ऊपर से देख लेना, ताकि आपको पता होना चाहिए हाँ यार ऐसा कोई तो केस लॉ था, सरफेसी वाले चैप्टर में था, जाके देख लेता हूँ। पिछले अटेम्प्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 नंबर का बस टोटल केस लॉ आया था, उसके अलावा केस लॉस ज्यादा नहीं आते हैं, पर कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद सर आईसीआई जर्नल की बात करते हैं। आईसीआई जर्नल इस बार जो लेटेस्ट स्टूडेंट जर्नल्स आए हैं उसमें कहीं भी आपके इकोनॉमिक लॉ का केस स्टडी नहीं है। इन्होंने दिसंबर 2021 का जो एडिशन था उसमें इन्होंने डाला था केस लॉस, पर मेरे को केस स्टडीज, पर मेरे को नहीं लगता ये अभी करने की जरूरत है। पर अगर आपके पास समय बचता है तो वाई नॉट। पर केस जर्नल करने के पहले, केस लॉस आईसीआई जर्नल से करने के पहले आपको एमटीपी कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो करेंट अटेम्प्ट का तो बिल्कुल करना चाहिए, पर हो सके तो इसके पिछले वाले अटेम्प्ट का भी कर लेना। करंट अटेम्प्ट का सर मैं आपको बता दूं, 5 एमसीक्यूज एमटीपीज आए हैं, 5 केस स्टडीज आए हैं, जिसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड न्यू है। बाकी 1, 4 और 5 जो है आपका, जो 55 केस स्टडी डाइजेस्ट है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और मैंने यहाँ पे बाजू में रेलेवेंट नंबर भी लिख दिया है। हमारे एमटीपी में जो 1 है वो यहाँ पे 6 है, एमटीपी में जो 4 है वो यहाँ पे 17 है, और एमटीपी में जो 5 है वो यहाँ पे 28 है, और 2 और 3 जो है वो पूरा नया है। ये एमटीपी नवंबर 22 का है, ठीक है। इसी तरीके से जो है, एक सेकेंड, जी सर। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप एमटीपी नवंबर 22 का करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि मई 2022 का भी एमटीपी अगर आप कर सके तो वो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद सर कुछ मैं आपको बहुत एडिशनल टिप्स देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या, आप केस स्टडीज जो है, केस स्टडीज जो है, मैंने एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ मेरी बात सुनिए। केस स्टडीज जो आपके क्वेश्चन आपके जो है वो आप नहीं पढ़ सक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपने चैप्टर्स खत्म नहीं किए हैं। तो आपको चैप्टर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स पूरे नहीं आते आपको, और अगर आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको लगेगा अरे हाँ यार पढ़ा नहीं हूं करके नहीं आ रहा है, पढ़ लूंगा तो आ जाएगा। बट हाउ डू यू नो पढ़ लूंगा तो आ जाएगा? इसलिए इट इज बेटर टू कवर एज मेनी चैप्टर्स एज यू कैन बिफोर यू मूव ऑन टू केस स्टडीज। नंबर 2, सर आपके पास अभी टाइम है वैल्यू ऐड करने के लिए। अगर आप सोचते हैं मेरा इकोनॉमिक लॉ में प्रिपरेशन बहुत ढीला हुआ है तो शायद कंसिडर कीजिए आज शाम को लॉ नहीं, डीटी नहीं पढ़ना, और आप कोशिश कीजिए वैल्यू ऐड करने की। जैसे कि अगर आपको कुछ मार्किंग्स करनी है, जैसे कि आपको कुछ स्टिकी नोट्स लगाने हैं, जो भी आपको करना है तो आप अपने आप को रोकिएगा मत, आपके सोचते सोचते में वो चीजें खत्म हो जाएगी। सो डू नॉट मेक श्योर दैट यू हैव टाइम टू ऐड वैल्यू, सो डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम एडिंग वैल्यू। बट हाँ, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बड़ा भाई है जो आपके कोई क्लेरिकल काम में आपकी हेल्प कर दे, आपके नोट्स में कुछ स्टिकर्स चिपका दे, तो उनको भी, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, मैंने भी लिया था। अब मेरी बात सुनो सर, आप प्लीज इस तरीके से मत पढ़ना जैसे कि ओपन बुक एग्जाम में। व्हाट डू आई मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि रट्टा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोनों पॉइंट को एक साथ देखो। आप अपनी आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ताकि आप जब एग्जाम में जा रहे हो ना तो आपको आंखें आपकी बता रही है कि हाँ ये वाला प्रोविजन जो है ना लेफ्ट साइड में कहीं तो भी लिखा हुआ था, ये राइट साइड में कहीं तो भी लिखा हुआ था। यू हैव टू रिलाई अ लॉट ऑन योर पिक्टोरिकल इमेज, सो डू नॉट जस्ट सिट एंड वॉच रिविजन वीडियोस, कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, अगर कोई एमसीक्यू भी आया, मान लो आया कि सीओसी का कोरम क्या होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर का, आपको अगर पता भी है ना 33%, तो भी मैं ये बोलूंगा कि अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर यू शुड गो एंड चेक। अब अगर तुमको वो पिक्टोरिकल इमेज नहीं है कि कहां जाके चेक करूं, तो आपका टाइम अननेसेसरली वेस्ट होगा। इसलिए आप जब कोई रिविजन लेक्चर भी देख रहे हो ना, लेक्चर को सिर्फ सुनो, लेकिन पूरा ध्यान आपके बुक पे रखो। जितनी चीजें देख सकते हो, जितनी चीजें अपनी आंखों से कैप्चर कर सकते हो, उसको कर लो। और सिर्फ एक लास्ट चीज, जो पिछले अटेम्प्ट तक के बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लॉ में एग्जेम्पशन लाना है, दैट इज ट्रू।
बट सर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं इकोनॉमिक लॉ में एग्जेम्पशन आसानी से आ जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। मेहनत करो सर, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-10 दिन लगा करके मेहनत करो, पर अगर 1.5 दिन भी मेहनत कर रहे हो ना, मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था, मैंने इंटरनेशनल टैक्स को ओपन बुक लिया था, तो मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था, मैं ढीला हो गया, मैं बोला यार क्या याद करूं यार, कुछ तो 4-5 तो क्वेश्चन आने, एग्जाम हॉल में जाके खोज के लिख लेंगे, पर उसके वजह से पेपर कम अटेम्प्ट हो पाता है, पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। और आप मानोगे नहीं, मेरे रैंक के बीच में और फर्स्ट रैंक के बीच में जो मेजर डिफरेंस था ना, वो पूरा का पूरा इलेक्टिव पेपर में ही था, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया था और उन्होंने सामने कोई और इलेक्टिव पेपर लिया था, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह लिया था, इको लॉ लिया था। तो आप ये समझो, इसको कैजुअली मत लो, आप लोगों को थोड़ी एनर्जी और थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम कल के दिन तुम कितना सीरियसली यूटिलाइज करते हो, दैट विल शो योर परसों का रिजल्ट। अब सर एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्या क्या मटेरियल अपने को कैरी करना चाहिए एग्जाम हॉल में, तो सुन लो सर फटाफट। आईसीआई का सारा मॉड्यूल कैरी करोगे, जो उसका मेन मॉड्यूल है स्टडी मटेरियल, दूसरा जो केस स्टडी डाइजेस्ट का बुक है पूरा, और तीसरा जो केस लॉ का भी पूरा बुक है 100 पेज का कुछ है, वो तीनों आपको लेके जाना ही जाना है। उसके अलावा सर मेरे मटेरियल में बता दूं, आपके पास चैप्टर्स के इंडेक्स होंगे, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मेरे इकोनॉमिक लॉ की क्लास लिया, आपने किसी और के लिए तो आपके पास भी ये मटेरियल होंगे, आपके पास इंडेक्स होंगे किसी चैप्टर्स के। अगर आपको ये मटेरियल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालो, मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं एक एक ईमेल आईडी कॉपी करके आपको मेल भेज दूंगा, तो अपना कमेंट पे अपने इसमें ईमेल आईडी डालो कमेंट पे, मैं आपको भेज दूंगा। पर इंडेक्स ऑफ चैप्टर है और अभी के लिए भेजूंगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम है, इसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं नहीं दूंगा। इंडेक्स ऑफ चैप्टर्स हो गया, आपका पेपर 4 का पूरा समरी नोट्स हो गया, जो आपने पेपर 4 का अगर है आपके पास तो वो पूरा लेके जाओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा, अरे यार ये तो मेरे को आता है सर की समरी नोट से, तो आपको इजी रेफरेंस होना चाहिए। तीसरा जो केस स्टडी डाइजेस्ट है उसका मैंने इंडेक्स दिया है। अब सर इंडेक्स में मैं आपको बता दूं, मेरा इंडेक्स तो है, मेरा इंडेक्स आपको ना अभी प्रिपरेशन में ज्यादा हेल्प करेगा कि कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है, कौन से इंडेक्स में कौन सा चैप्टर है। पर उसके अलावा आई हैव हर्ड दैट देयर इज अ इंडेक्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर रोहित चिप्पल, he is also an rank holder. I have not personally spoken to him. I don't know if I can share his index or with you or not. But आप लोगों के पास ये इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और बच्चे कह रहे हैं उससे हेल्प होती है, तो अगर उससे हेल्प होती है तो वाई नॉट, वाई रिग्रेट लेटर, ये इंडेक्स लेकर के चले जाओ। और उसके अलावा जो आपका समरी है, गाइस पार्डन मी इफ द नेम इज रॉन्ग, देयर इज वन मोर पर्सन आल्सो हु इज एंगेज्ड इनटू दिस थिंग, आई रियली होप वो रोहित का है, बट एक बार आप चेक कर लो प्लीज, नहीं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सुधार दो। और सर उसके बाद आपका सिग्निफिकेंट केस लॉस का भी मैंने समरी बना रखा है, वो समरी भी जो है वो भी आप क्या करोगे, वो समरी भी आप लेकर के जाओगे। और सर उसके अलावा पास्ट पेपर एमटीपी आरटीपी, मैं पर्सनली आपको ये बोलूंगा, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो ले जा करके कोई फायदा नहीं, एक्चुअली आई एम रॉन्ग, आरटीपीस तो होते नहीं है आपके इकोनॉमिक लॉ के, जो पास्ट पेपर के एनडीपी है कितने पीछे तक जाओगे। और लोग पूछते हैं पास्ट अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर, सिर्फ प्रिंट मार के ले जाने को ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके जो रोहित का इंडेक्स है उसमें अगर ये सारी चीजें कवर्ड है और आपको लगता है कि इंडेक्स से मैं ढूंढ लूंगा, तो फिर लेकर के चले जाओ, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट मत लेकर के जाओ, क्योंकि मतलब मत लेके जाओ तो बोलने में डर लगता है, क्योंकि उससे आ जाएगा तो बैंड बच जाएगी। पर तो मैं आपको ये बोलूंगा, जो ले जा सकते हो ले जाओ, साथ में एक बंदा भी ले जाओ जो तुम्हारे बुक्स पकड़ेगा, पर जितने भी ले जा सकते हो वो ले जाओ। इसके अलावा कोई भी मटेरियल और मुझसे छूटा होगा जो आपको लेके जाना चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी, जो बाकी बच्चे देख रहे हैं तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में 4 घंटे 15 मिनट को कैसे टैकल करें, तो सुन लो, सबसे पहली बात पेपर लेंथी आएगा, इस बात का रोना मत रोना, एग्जाम के बाद पेपर लेंथी आएगा। सर क्या 4 घंटे में लिख सकते हैं? हाँ 4 घंटे में जरूर लिख सकते हो, अगर तुम्हारे शुरू के 15 मिनट में स्पीड जो थी ना वो उतनी ही है जितनी आखिरी के 15 मिनट में तुम रखते हो। अगर उतनी ही स्पीड है तो तुम 100 नंबर खत्म करोगे, वरना मेरे से लिखवा लो, तुमसे एक कोई केस स्टडी छूट जाएगा या फिर एक से या 1.5 केस स्टडी छूट जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली द वर्स्ट थिंग टू डू टू योरसेल्फ। तो पेपर लेंथी आएगा, इसके बारे में बाद में मत बोलना, पेपर लेंथी आएगा, आता रहा है आता रहेगा। और उसके बाद सर ओपन बुक है, तो दे डोंट वांट यू टू जस्ट सिट डाउन ओपन बुक कॉपी पेस्ट, उनको चाहिए दिमाग लगाओ फटाफट लिखते जाओ आगे बढ़ो। उसके अलावा सर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं रहता है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सर, देखो शुरू के 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लो ऐसा तो होगा नहीं। अब आपके शुरू के 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 में से 4 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने, तो ये कैसे डिटरमाइन होगा सर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आप ये आइडेंटिफाई करो कि 5 में से कौन सा वो एक क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूं। अब सर उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बहुत सारे हैं, या तो आप एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों पढ़ो और फिगर आउट करो कौन सा डिस्क्रिप्टिव ऐसा थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, एकदम देखा देखा नहीं लग रहा है, थोड़ा लिखने में डिफिकल्ट हो जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफाई करो, बिकॉज सर एमसीक्यू 10 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर का होता है, तो दोनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप फिगर आउट करो कौन सी चीजें आपको लग रही है अपियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट विद चैप्टर,
जैसे कि अगर आपने पेपर 4 अभी अभी किया है तो आपको आईबीसी, फेमा, पीएमएलए में थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा कंफर्ट रहता है। पर अगर मान लो आपको आईबीसी में कंफर्ट ही नहीं है, तो आप आईबीसी का कोई मेजर केस स्टडी आ गया तो उसको आप छोड़ना चाहोगे, तो जो भी केस स्टडी आप डिसाइड करते हो ना छोड़ना है, उसको शुरू के 15 मिनट में डिसाइड करना है, और एक बार छोड़ने के पहले पूरा केस स्टडी अंदर का नहीं पर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव ढंग से पढ़ के थोड़ा 5 मिनट डाल लेना, ये कंफर्म करने में कि हाँ भैया मैं ये नहीं लिख सकता, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन टू राइट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, वो केस स्टडी याद भी है और आप डिसाइड भी कर सकते हो आगे चल के अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ गया तो। उसके अलावा सर क्वेश्चंस अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप ना कोई भी क्वेश्चन अगर देखा देखा लग रहा है तो आपको 5 मिनट तो जरूर डालने चाहिए उस क्वेश्चन को लोकेट करने में, क्योंकि अगर एज इट इज मिल जाए, पर सर देखा देखा थोड़ा स्ट्रांगली लगना चाहिए। हाँ, एक वर्ड मिस्टर राम दिखा, हाँ एक मिस्टर राम वाला केस था करके मत ढूंढने लग जाना, थोड़ा सॉलिड एविडेंस मिलना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे कहीं पे भी तो भी था, तो 5 से 7 मिनट उसको ढूंढने में जरूर लगाना। और अगर मिल गया सेम क्वेश्चन तो प्लीज उसको कॉपी पेस्ट मत करना, रुक जाना जरा, आप एक बार देख लेना कि इंस्टीट्यूट ने कहीं गेम तो नहीं खेला है। 2 अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यस को नो कर दिया, कांट को डन, कांट कैन को कांट कर दिया, तो इससे आंसर पूरा पूरा बदल जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस टेस्ट कर लेना कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। और उसके बाद सर मैंने जैसा कि बोला, शुरू वाले आंसर से आखिरी वाले आंसर तक सेम स्पीड होना चाहिए। एमसीक्यू लिखने के लिए मैं आपको आइडियली सजेस्ट करूंगा 10 से 12 मिनट लगने चाहिए, बाकी पूरा समय आपका डिस्क्रिप्टिव में जाना चाहिए। पर किसी भी हालत में दोस्त एमसीक्यू मत गलत करना, द एमसीक्यूज अलोन हैव द कैपेबिलिटी टू गिव यू 40 मार्क्स, तो एमसीक्यू में बहुत अच्छे से जान लगा देना। उसके बाद सर ये मैंने आपको बता दिया, और प्लीज गाइस पूरा 100% कवरेज करके आना है, जितना कवर करोगे उतना मार्क्स मिलेगा। पर एक सेकेंड, कुछ और छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूं आपको। एक तो अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हो, जैसे कि आप आईआरपी यूज कर रहे हो, आरपी यूज कर रहे हो, तो ये यूज करना अगर है तो पहले इसको डिफाइन करो, क्योंकि सर आरपी का मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी हो सकता है, रेजोल्यूशन प्लान भी हो सकता है। एग्जामिनर को पता क्या पता आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको एक बार डिफाइन कर देना। हमारे सब समरी नोट्स में तो हमने आरपी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए रखा है, पर वो कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं है, आईसीआई मॉड्यूल भी यूज करता है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार अपने तरफ से सेफर साइड में उसको डिफाइन कर दो, शॉर्टकट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ओपन बुक होता है करके सेक्शन का रेफरेंस तो देते हैं, साथ में सब सेक्शंस वगैरह का भी रेफरेंस देते हैं, इतना ज्यादा रेफरेंस नहीं देना है। तुम ओपन बुक का मतलब ये नहीं कि बस छाप रहे हो, थोड़ा अपने को सेंसिबल भी लिखना पड़ेगा। आंसर उसी तरीके से प्रेजेंट करो जिस तरीके से अगर आपके पास बुक नहीं होता तो प्रेजेंट करते। बस खेल ये है कि कीवर्ड सारा आप बुक का उठा रहे हो, सारे कीवर्ड्स आप बुक के उठा रहे हो और प्रेजेंट उसको अपने फॉर्मेट में कर रहे हो, दैट्स द होल गेम। तो ये समय करने में आपको समय लगेगा, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, आई नो इट इज वेरी लेंथी बट आई होप आई हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। डू लेट मी इन द कमेंट व्हाट एल्स डू यू नीड। अपना सरफेसी का रिवीजन करेंगे सर अपन, उसके अलावा सारे रिवीजन से आप शुरू कर सकते हो। कोई भी और चीज की जरूरत हो तो मेरे को बता देना और मैं उसके लिए हाजिर हूं। कमेंट में मेरे को जरूर बता दो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे लिए लाइक जरूर करके जाना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर यू गो प्लीज प्रॉमिस मी वन थिंग, दैट सर वी विल डेफिनेटली गेट एग्जेम्पशन इन इको लॉ, बेयर मिनिमम। मेरे को कम से कम एग्जेम्पशन तो आएगा, ये कमेंट में लिख के जाओ दोस्त, मेरे लिए इससे ज्यादा अपने लिए लिख के जाना, और जब लिखोगे ना तो दिल से आवाज आने देना कि लाना ही लाना है भाई, कोई सेकंड क्वेश्चन है ही नहीं। तो जिद है ये मेरी, हमारी हमको लाना है। आई विल वर्क हार्ड टू गेट इन, आई विल गेट बेयर मिनिमम एग्जेम्पशन इन लॉ, और अगले दिन जान लगा देंगे। क्या बात करते हो, है ना? चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, दिस इज सीके शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।